लेकिन मैं वॉन्ट्स में अपना बाहर जाना, मूवीज देखना, कोई ट्रिप प्लान करना और खुद को अपस्किलिंग करना जैसे बुक्स पढ़ना और मेरे जिम का सब्सक्रिप्शन इंक्लूड करता हूँ। आप लोगों में से कुछ लोग शॉक हो गए होंगे और कहेंगे कि बुक्स, जिम, ट्रिप्स, मूवीज तो नीड्स हैं, वॉन्ट्स कहाँ, है ना? यही बस हम थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। इनके बगैर लाइफ थोड़ी मुश्किल हो सकती है, पर चल तो जाती है ना। हमें फाइनेंसेस के साथ इमोशनल होना छोड़ देना चाहिए। सिर्फ कोई चीज जो हमें पसंद है इसलिए आप उसे अपनी नीड्स नहीं बोल सकते। इससे आपका बजट काफी बुरी तरह बिगड़ सकता है। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि वॉन्ट्स पे सच में कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन कंट्रोल करे भी तो क्या? सब कुछ तो जरूरी है यार। वीक में एक बार बाहर जाना भी जरूरी है, मूवीज, शोज देखना भी जरूरी है, सब कुछ। तो आज हम ये भी सॉल्व करेंगे। मॉडर्न वर्ल्ड प्रॉब्लम, जी हाँ, फोमो। जो चीज आपको सच में दिल से नहीं लग रही है। अगर आपको कोई आदमी ऐसी बात बताए या अपने ही मन में आपने ऐसा सोच लिया है कि आपकी चीज जैसे आपकी घड़ी, आपका मोबाइल, आपकी बाइक, आपका स्टेटस सिंबल है, लेकिन आपको उससे जज करते हैं, आपको रिस्पेक्ट उसी से मिलती है, तो मेरे दोस्त आप काफी बड़े ट्रैप में हैं, क्योंकि लोग कभी इंप्रेस नहीं होते। इसलिए इस चीज को फॉलो करना छोड़ दीजिए। तो इंप्रेस करने के लिए खुद को क्यों बदलना, खुद की जेब क्यों ढीली कर दी भाई? ये तो काफी बड़ी बेवकूफी होगी, क्योंकि शो ऑफ का सीधा रास्ता बर्बादी की ओर जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं किसी भी चीज को खरीदने की। एक्चुअली हम कोई भी चीज तब खरीदते हैं जब हमारे पास उतने पैसे हों। बाद में भले ही हमें रिग्रेट होता है कि हमने ये क्यों खरीदा। अगर आपको भी ऐसा कभी फील होता है तो आपको एक थ्योरी बताता हूं जो एक वेल रिसर्च्ड है। अगर आप कोई भी चीज खरीदना चाहते हैं तो पहले आप 3 टाइम वाला रूल समझिए। जैसे आपको खरीदना है महिंद्रा की न्यू थार जो आती है 15 लाख की। अब ये 3 टाइम वाला रूल बताता है कि आपको उसे तभी खरीदना है जब आपके पास वो चीज खरीदने के 3 गुना ज्यादा पैसे हों, यानी जब आपके पास 45 लाख होंगे। ये प्रिंसिपल आप सभी वॉन्ट्स वाली चीजों पे अप्लाई करो। ये आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाता है। हम अक्सर इमोशनल होकर चीजें ले लेते हैं। क्या है, फाइनेंस में दिल से ज्यादा दिमाग काम आता है। दोनों भी नहीं लगाना तो बजट काम आता है। इसलिए आपको मैंने 3 का रूल बता दिया। अब आप इसे अप्लाई करना हर बार। जब आपको लगे कि ये 3 का रूल ज्यादा ही बड़ा हो रहा है तो आप उसे 2 का रूल भी कर सकते हैं। आप इसमें जितना ज्यादा डिसिप्लिन लाएंगे आपका मनी मैनेजमेंट उतना ही अच्छा होता जाएगा। पिगी बैंक। दोस्तों, हम सभी ने कभी ना कभी पिगी बैंक बनाया ही होगा, खास करके सारे यंगस्टर्स ने। अब आप में से पहले से कोई ऐसा भी होगा जो सेविंग्स में भरोसा नहीं करता आया होगा और पिगी बैंक बनाकर जल्दी ही तोड़ भी दिया होगा। लेकिन वो बचपन था, तब आपने क्या किया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अभी आप अपने करियर की लाइफ की शुरुआत कर रहे हैं, तब ये मैटर करता है। एक्चुअली आप अगर पिगी बैंक का कॉन्सेप्ट देखें तो वो देखने में कितना ही सिंपल है, पर वो बनाया इसलिए था ताकि हमारा कोई गोल हो सके। जैसे साइकिल लेनी है या कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदना हो, वो हमें फोकस्ड बनाता है, सेविंग्स की आदत डालता है। बचपन में हमें फोमो होता था, जैसे कोई दोस्त नई गियर वाली साइकिल लाया तो हम भी जिद करते थे, पर हम थोड़े डिसिप्लिन थे। मानते हैं ना आप ये बात? जब समझदारी कम थी तब हम ज्यादा डिसिप्लिन्ड हुआ करते थे, अब थोड़े ज्यादा फ्लेक्सिबल हो गए। एक्चुअली समय समय की बात है। अब आप ही देखिए ना, कभी आप किसी के साथ कोई मल्टीप्लेक्स जाते हैं, तब वहां पॉपकॉर्न, कोक जो भी काफी ज्यादा महंगा होता है वो ले लेते हैं, क्योंकि हमें वो फील एंजॉय करना होता है। आजकल पैसा हम फील या मोमेंट एंजॉय करने के लिए देते हैं। अब टाइम बदल रहा है तो हमें भी टाइम के साथ एडजस्ट होना पड़ेगा, बट विद बजट। पिगी बैंक एक्चुअली सिर्फ एक पैसा सेव करने का डिब्बा नहीं था, तो वो एक फाइनेंशियल संस्कार था जो हमें सेविंग्स सिखाता था, साथ ही पेशेंस भी। याद है कैसे 1 रुपए 2 रुपए करते करते हम कितने सारे पैसे बना लेते थे। ऐसा कहा जाता है, व्हेन नथिंग गोज राइट गो बैक टू बेसिक्स। आज हमारी जितनी भी मनी मैनेजमेंट फिलॉसफी है वो इसी के आजू बाजू ही तो है। याद है हम लोग पिगी बैंक सालों साल रखते थे। वहीं से आया कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टिंग, मींस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। पहले हम जितने पैसे बचे उतने उसमें डाल देते थे। कई बार तो पहले पैसे उसमें डालते थे और बचे हुए पैसे खर्च करते थे। अभी भी नए सेविंग्स में आपको वही कहा है कि पहले ही अपने 20% पैसे निकाल लो ऐसे सेविंग्स, और बचे हुए पैसे समझो अपनी इनकम, उसे स्पेंड करो।
जब हम पिगी बैंक बनाते थे तब उसके साथ एक गोल होता था, और जब हम पिगी बैंक को फोड़ते थे तब उससे आए पैसे भी उसी गोल के लिए करते थे। यानी इससे हम सीखते हैं नॉट टू गेट डिरेल फ्रॉम आवर गोल। आजकल सबसे बड़ी तकलीफ जो लोगों में है वो है डिसिप्लिन की। बिजनेस के पैसों को स्टॉक मार्केट में डालना या सैलरी आते ही सारी सैलरी से कुछ इन्वेस्ट कर लेना, इमरजेंसी फंड से अपना फॉरेन टूर स्पॉन्सर करना। कई बार लोग सोचते हैं इतने कम पैसे तो बच रहे हैं, अब इसे क्या सेव करना। याद कीजिए पिगी बैंक कॉन्सेप्ट को। इसमें भी हम छोटे छोटे थोड़े थोड़े पैसे ही डाला करते थे और कितने सारे पैसे बना लेते थे। जैसे हमारे ये पिगी बैंक कॉन्सेप्ट है, वैसे ही फॉरेन में कॉफी कैन वाला कॉन्सेप्ट है जो हमें बताता है अच्छी जगह इन्वेस्ट करो और उसे भूल जाओ। भूल जाओ यानी 10 साल तक उसे मत देखो। जैसे आप जब पिगी बैंक में पैसा डालते हैं तब आप थोड़ी ना उसे बार बार चेक करते हैं कि कितने हुए। आप तो बस डालते रहते हो ये सोचकर कि पैसे बढ़ रहे होंगे। ये हमें पेशेंस सिखाता है। पर क्या आपको पता है शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट को ये सट्टा क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमें घर वाले रोकते हैं। क्योंकि आजकल जब कोई इंसान शेयर्स लेता है तो वो रोज देखता है कितना हुआ, और कभी वो नीचे चला जाए तो पैनिक में सेल कर देता है, या थोड़ा सा बढ़ जाए तो लालच में प्रॉफिट बुक कर लेता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है शॉर्ट पीरियड मार्केट इज इनइफेक्टिव। वहीं अगर आप अच्छी कंपनीज के शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए लेकर बैठ जाएं तो आपको भी पता है इसमें कितना सारा पैसा बनता है। बस इसे ही तो कहते हैं पेशेंस, जो हम बचपन में कर लेते थे पर आजकल करने में असफल हो रहे हैं। जैसे आपने कोई लैंड या गोल्ड खरीदा, तब क्या आप उसे रोज देखते हैं क्या हुआ, कितनी वैल्यू हो गई, कितनी बढ़ी नहीं, है ना? आप उसे लेकर बैठ जाते हैं, धीरे धीरे उसके रेट्स बढ़ते हैं और जब आप बेचते हैं तब आपको मोटा प्रॉफिट होता है। बस यही पेशेंस अगर आप स्टॉक मार्केट में दिखाएं, उसे भी एक पिगी बैंक वाली इन्वेस्टमेंट सोचें तो आप उसमें भी पैसे कमा लेंगे। एक्चुअली हमारी सारी इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स पिगी बैंक ही तो है। अब आप इमेजिन करो आपके पास 3 पिगी बैंक्स हैं। एक में आपने लिखा है सेविंग्स, दूसरे में आपने लिखा है इमरजेंसी फंड, तीसरे पर आपने लिखा है रिटायरमेंट। अब आप अपनी एज देखकर पिगी बैंक के साइज को इमेजिन कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि आपने 100 रुपए कमाए और आप 50, 30, 20 वाला रूल फॉलो कर रहे हैं, जिससे 50 रुपीज से आप खर्चा करेंगे अपनी नीड्स पर, 30 रुपीज अपनी वांट्स पर और 20 रुपीज अपनी सेविंग्स पर। तो अब आप समझ लीजिए कि 20 रुपए जो आप सेव कर रहे हैं उसमें से 10 रुपए आपने सेविंग्स वाले पिगी बैंक में डाल दिए, 5 रुपए अपने रिटायरमेंट में, 5 अपने इमरजेंसी फंड में। अब जो 10 रुपए आपने सेविंग्स में डाले हैं उसे आप अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे 5 के शेयर्स ले लिए, 5 का गोल्ड। अब अगर आपको लगता है कि आपकी इनकम काफी ज्यादा है और आपको 50 नहीं लगेंगे नीड्स के लिए, तो जो पैसे बच जाएं उसे फिर सेविंग्स में डाल दीजिए। वही किस्सा वांट्स के साथ भी रखिए। आप अपना बजट कैसे भी बनाएं पर उसे एक डायरेक्शन में रखिए, प्लानिंग के साथ। अब मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि एक दिन पूरा बैठो और बस बजट ही बनाते रहो। नहीं भाई, बस एक पेन पेपर लो और उसे लिख लो। आपकी मंथली इनकम एक साइड और दूसरी तरफ जो आपको मेजर खर्चे नजर आ रहे हैं, इससे आपको एक मोटा मोटा हिसाब मिल जाएगा कि आपको बजट कैसे रखना है, कैसे बनाना है। दोस्तों, आजकल के जमाने में आप कई सारे पिगी बैंक्स खोल सकते हैं। जैसे बच्चों के नाम पर पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट्स या गवर्नमेंट जो टी बिल इशू करती है वो आप ले सकते हैं। आजकल आपको कोई भी मना करेगा कि एफडी में आपको रिटर्न ही क्या मिलता है, इसलिए एफडी बनाना यानी अपने पैसे खत्म करने जैसा है, क्योंकि महंगाई 7% है और एफडी के रिटर्न्स 5% है। लेकिन दोस्तों, एफडी जो होती है वो मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ कैश होती है। ऐसे कैश का काम हमें कभी भी पड़ सकता है, इसलिए एफडी होनी ही चाहिए। आपका पिगी बैंक जो भी हो, जहां भी हो, वो लॉन्ग टर्म वाला होना चाहिए। अब आप पूछेंगे लॉन्ग टर्म यानी कितने साल, इसकी कोई डिफिनेशन तो बताओ। तो भाई ऐसे बताना मुश्किल है, पर आपकी एज बता सकती है। लॉन्ग टर्म क्या है? आपके आने वाले मेजर इवेंट्स कौन से हैं? शादी, बच्चों की पढ़ाई, कार, खुद का घर, रिटायरमेंट। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो बीच में होंगे, ऐसे भी होंगे जो बस रिटायर्ड होने वाले होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो अपना करियर स्टार्ट कर रहे होंगे, जो इनिशियल फेज में है, यानी 24 से 29 की एज वाले वो लोग 15 साल तक वाली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर उसमें भी कोई अभी से अच्छा सिक्योर्ड है तो वो 30 इयर्स वाली कर सकते हैं।
बाकी लोगों ने मेन एम 5 साल का ही रखना चाहिए। कई बार एक बना बनाया हुआ पिगी बैंक अपने पेरेंट्स से मिलता है। मैंने पहले कहा था कि फाइनेंस में इमोशंस का ज्यादा काम नहीं है, पर मैं ऐसी चीज में कहूंगा कि आप यहाँ इमोशन से काम लें। घर से मिली हुई प्रॉपर्टी, गोल्ड, लैंड या और कुछ। अगर आप ऐसे मानेंगे कि ये मुझे अपने घर से रखने को दी है, ना कि मुझे बेचने को, मुझे बस ये रखनी है और आगे के जनरेशन को पास ऑन करनी है क्योंकि इसे मैंने अर्न नहीं किया है, तब आप अपने गोल से डीरेल नहीं होंगे। कई बार लोग इसे सेफ्टी नेट समझकर बड़े गलत डिसीजन ले लेते हैं। लोग इसे बेच देते हैं और लग्जरी एंजॉय करते हैं, या कभी कभी कहीं गलत जगह इन्वेस्ट कर उसे खत्म कर देते हैं। अब इसे कैसे यूज करना है वो तो आपकी इच्छा पर है, पर एज एन एडवाइजर उसे आप लास्ट तक रखिए। वो दी ही इसीलिए जाती है ताकि जब आप पर कोई मुसीबत आए तो वो आपके काम आ सके। वो एक्चुअली एक आशीर्वाद होता है। अगर आप ऐसा समझेंगे तो आप उसे लंबे समय तक रख पाएंगे और मुसीबत में वो आपके काम आएगी। हम आज बात पिगी बैंक की ही कर रहे हैं दोस्तों। क्या आपने कभी खुद के लिए या किसी और का पिगी बैंक तोड़ा है? नहीं तो बस इसे मिले हुए इन्वेस्टमेंट को जितना हो सके उतना संभाल के रखें, क्योंकि कल जाके ये आपको ही संभालेगी। ये मैं अपने दिमाग से नहीं कह रहा हूं दोस्तों। ऐसे कितने लोग हैं जो फाइनेंशियल एडवाइजर के पास आने के बाद उन्हें कहते हैं कि काश मैंने अपने खेत को नहीं बेचा होता तब, तो वो आज इतने का हो जाता। आपने भी अपने घर में सुना होगा कि कैसे कोई इन्वेस्टमेंट हमने बेभाव बेच दी। अगर वो रख लेते तो आज हम कहां के कहां होते। इसलिए गिफ्ट में मिली इन्वेस्टमेंट हमेशा संभाल कर रखें जब तक हो सके। इन्वेस्टमेंट इज द की। आप सोच रहे होंगे कि बात हर बार इन्वेस्टमेंट पर ही आके कैसे रुक जाती है। जहां देखो वो हमें बस इन्वेस्टमेंट का ही ज्ञान मिलता रहता है। अब तो इन्वेस्टमेंट ना करो तब भी फोमा होता है। अब तो गवर्नमेंट खुद एड्स चला रही है कि म्यूचुअल फंड सही है। आए दिन आपको बैंक से कॉल भी आते होंगे, इस स्कीम में पैसा डाल लीजिए, उस स्कीम में पैसा डाल लीजिए। तो आइए आज एकदम ग्राउंड लेवल की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट एक काफी सीरियस चीज है, आप उसे समझ लें। जब आप किसी चीज में इन्वेस्टेड होते हैं, चाहे वो आपका करियर हो या कोई इंसान, तब आप उससे अटैच्ड रहते हैं। आपको फर्क पड़ता है आउटकम से। वैसे ही किस्सा है इन्वेस्टमेंट का भी। सोचिए, आप जो मेहनत से पैसा कमाते हैं उसे कहीं डाल देना ये सोचकर कि ये मेरे पैसे बढ़ाएगा। मतलब अब आप कह रहे हैं कि पहले मैंने पैसे के लिए काम किया और पैसा बनाया, अब पैसा मेरे लिए काम करेगा। मैं पैसे लगाकर और पैसे कमाऊंगा। क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि किसी दिन पैसा भी आपके लिए काम करेगा? ऐसा कहा जाता है अगर आपको रिच बनना है तो जब आप सोते हैं तब भी आपने पैसा कमाना चाहिए। मतलब इन्वेस्टमेंट कुछ ऐसा हो जो हर समय आपको पैसा कमा कर दे। आपके आसपास ऐसे कई लाइव एग्जांपल्स होंगे जो खुद के बिजनेस से ज्यादा पैसा नहीं बनाते, पर जो इन्वेस्टमेंट है उनसे इतना पैसा आता है कि पूछो मत। इन्वेस्टमेंट भी आपको 2 टाइप की करनी चाहिए। एक एक्टिव जो आपको लॉन्ग टर्म में पैसा बना के देगी, जैसे आपने गोल्ड, प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, और दूसरी रहेगी पैसिव, जिसमें आपको हर रेगुलर इंटरवल में पैसे आते रहें। जैसे किसी चीज का रेंट, अगर आप कुछ लिखते हैं तो उसकी रॉयल्टीज, कहीं सेमिनार लेते हैं या साइड इनकम के लिए कुछ करते हैं जैसे कोचिंग पढ़ाना या और भी कोई काम। अब पैसिव इनकम कमाना हर किसी के बस का काम नहीं। कभी किसी के पास रिसोर्स नहीं तो किसी के पास टाइम नहीं, मगर फिर भी आजकल लोग गाड़ी खरीद कर उसे ओला उबर में लगा रहे हैं। कोई कैमरा लेकर फोटो शूट कर रहा है तो कोई फ्रीलांसिंग कर रहा है। पर एक्टिव इन्वेस्टमेंट में इंडिया में एक तकलीफ है, वो ऐसी कि लोग देखा देखी करते हैं। जैसे पड़ोस में किसी ने बताया कि अभी गोल्ड ले लो, अच्छा पैसा बनेगा, आप भी ले लेते हैं। इसका सबसे क्लासिक एग्जांपल है स्टॉक मार्केट। इंडिया में पिछले 2 सालों में 90% से ज्यादा लोग बस देखा देखी स्टॉक मार्केट में आ गए। मतलब ये बात काफी अच्छी है कि लोग ऐसी चीजें एक्सप्लोर कर रहे हैं, पर वहीं दूसरी तरफ देखें तो लोग इसके कारण कई बार लोग अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे को खो देते भी हैं, जो काफी दुख की बात है। दोस्तों, अगर मैं सेबी का चेयरमैन होता तो किसी भी नए इंसान को जब तक वो कोई कोर्स या स्किल नहीं सीख लेता तब तक स्टॉक मार्केट में आने ही नहीं देता, क्योंकि ये चीज काफी सही भी है। पर अगर आप बिना पढ़े यहां आ रहे हैं तो यहां से जल्दी जाना भी आपका फिक्स हो गया है, समझिए। हम इसे स्टॉक मार्केट कहते हैं। जब आप और कोई मार्केट में जाते हैं बिजनेस करने, तब आप क्या स्टडी नहीं करते हैं या पहले ही दिन बस पैसे लेके निकल लेते हैं?
अगर आपको फ्रूट मार्केट में फ्रूट्स भी बेचना है तो आपको स्टडी तो करनी पड़ेगी ना। या फिर आप अपने पड़ोसी से पूछेंगे भाई कौन सा फ्रूट बेचूं। तो हम इन्वेस्टमेंट जैसा सीरियस चीज करते समय किसी अच्छे एडवाइजर से एडवाइस क्यों नहीं लेते? चलिए नहीं लेते, खुद कुछ क्यों नहीं पढ़ते? अब आपने जितनी मेहनत पैसे कमाने में की है, अगर उसका 1% ही मेहनत पैसे इन्वेस्ट करने में करें तो आपकी लाइफ बदल सकती है। आप में से कई लोग ऐसी सोच रखते होंगे कि बताओ भाई कहां जल्दी से 1 का 2 हो जाए। तो ऐसा आपको बस एक ही जगह मिलेगा, हेरा फेरी मूवी में। बाकी रियल लाइफ में कहीं भी आपका 25 दिन में पैसा डबल नहीं हो सकता। अगर कोई ऐसा वादा करता है तो समझ लीजिए कि वो आपको फंसा रहा है। एक्चुअली इन्वेस्टमेंट का रियल मतलब ही समय होता है। वैसे चलिए आपसे एक सवाल पूछता हूं, तो तैयार है ना आप? आप सभी को आंख बंद करनी है और सोचना है कि आपकी लाइफ की बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है। और ये कुछ भी हो सकती है, कोई इंसान, कोई जगह, कोई डिसीजन या कोई भी चीज हो सकती है। जैसे घर, प्रॉपर्टी, वो अब आप पर है। सोच लिया, पक्का इसे ही बेस्ट मानते हैं। तो अब आप बताइए, इस इन्वेस्टमेंट को पाने के लिए आपको कितनी मेहनत लगी है? कितनी बार आपके एग्जाम लिए लाइफ ने इस इन्वेस्टमेंट के लिए? सच कहा ना, ऐसे तो नहीं कि अपने आप आ गई, काफी सारा स्ट्रगल हुआ इसके पीछे। ऐसे ही केस है आपके इन्वेस्टमेंट का भी। जो चीज जल्दी आती है वो जल्दी चली भी जाती है। जैसे इजी मनी देख लीजिए, कितना भी ट्राई करो हाथ से निकल ही जाती है। तो जब अगली बार कभी कहीं इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाएं तो सोचिएगा ही मत कि आपको रिटर्न जल्दी जल्दी मिलेगा। अब दूसरा सवाल जो जरूरी है वो ये है कि अब क्या इतना जरूरी है इन्वेस्टमेंट करना, या ये सिर्फ एक फैशन बन गया है? बिना इन्वेस्टमेंट के काम ही नहीं चलता क्या? काफी जेन्युइन सवाल है, किसी के भी मन में आ सकता है। जी हाँ, ऐसे कितने लोग हैं इस दुनिया में जिन्होंने कभी इन्वेस्ट नहीं किया होगा, बस पैसे सेव किए होंगे। जी बिल्कुल, सेविंग से भी आपका जीवन काफी अच्छा हो सकता है, और हो भी जाता है, क्योंकि हर इन्वेस्टमेंट पैसे तो नहीं देता। इसमें भी कितनी बार नुकसान भी हो जाता है, उससे तो आपके पैसे और कम हो जाते हैं। तो फिर क्यों पड़ना इन सब चक्कर में? क्यों सुख की जान दुख में डालना? मुझे इस बात से बिल्कुल हैरानी नहीं है। मत कीजिए कहीं इन्वेस्ट, बस अच्छे से पैसे बचाइए। और क्या, अगर सही मायने में देखा जाए तो हम इन्वेस्टमेंट ये सोचकर करते हैं कि आगे फ्यूचर में कोई तकलीफ आए तो ये काम आएगा, लेकिन कई बार ऐसा होता कुछ भी नहीं है। पर 1 मिनट के लिए सोचो, आप इंडिया में नहीं श्रीलंका में हैं, आपके पास 2 करोड़ रुपए बैंक में हैं, और आपका दोस्त है उसके पास 10 लाख रुपए है और 1 करोड़ का गोल्ड है। अब होता ऐसा है कि गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है, और महंगाई जो है वो इतनी बढ़ गई है कि आपके पैसों की कोई वैल्यू नहीं रही। कोई कंट्री आपके पैसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अब ऐसे समय में अगर आपके पास गोल्ड हो जिसे आप कहीं भी बेच सकते हैं, यूनिवर्सली उसे एक्सचेंज में दे सकते हैं, क्योंकि गोल्ड तो गोल्ड है, उसे श्रीलंका लाएं या इंडिया, पैसा क्या है, एक कागज का टुकड़ा, कभी भी बंद हो सकता है। और हमने 2018 में देखा भी है कि कैसे कुछ नोट्स की वैल्यू एकदम से 0 हो गई थी। इन्वेस्टमेंट हमेशा काम आ सकता है, और इन्फ्लेशन को ध्यान में रखा जाए तो इन्वेस्टमेंट से ही हम अपनी आगे की लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करते समय आपके पास एक फुल प्रूफ प्लान होना चाहिए कि आप इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। और कभी आपको लगे कि आपकी इन्वेस्टमेंट एज ए प्लान नहीं की जा रही है, तो वो इमोशनल होने की जगह प्रैक्टिकल बने और उससे बाहर आ जाए। इन्वेस्टमेंट में इमोशंस का कोई काम नहीं। कभी कभी बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज नो इन्वेस्टमेंट। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं बिटकॉइन लूं, तो मैं उन्हें यही पूछता हूं कि बिटकॉइन क्या है भाई। अब अगर वो बता दें तो मैं बात आगे बढ़ाता हूं। कई लोगों को तो पता ही नहीं इंस्ट्रूमेंट क्या है, क्या चीज है, कैसे काम करती है, और पैसे लगाना है बस। ये सबसे गलत चीज है, क्योंकि अगर ऐसे पैसे कमा लिए मतलब आपने खुद को बिगाड़ दिया। आपने खुद को ऐसे समझा दिया कि बहती गंगा में हाथ धो लो, तो जो सब कर रहे हैं वही करो। आपने खुद का दिमाग लगाया ही नहीं। याद रखिए, जितना आपका पैसा इन्वेस्ट होता है उतना उस दिन आप भी इन्वेस्ट हो जाएंगे। मनी मंत्र। दोस्तों, अगर आपको पता चलेगा पैसे का बेसिक नेचर क्या है, तब आप इस चीज को और भी ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे हमारे यहाँ पैसे प्रिंट करती है आरबीआई, बट उसे स्प्रेड करती है गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीमों के जरिए। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि पैसा इकोनॉमी में आने के बाद एक पूरा चक्कर लगा कर आए, और वो चक्कर ऐसा कि पैसा ज्यादा से ज्यादा सेक्टर्स में जाए और घूम फिर कर गवर्नमेंट के पास आए,
यानी गवर्नमेंट अगर आपको पैसा दे रही है, जैसे कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके, तो फिर आप उस पैसे से कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे या खर्च करेंगे, यानी आप भी किसी और के लिए पैसा जनरेट कर रहे हैं, आप भी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। यानी फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने 1000 रुपए इकोनॉमी में दिए और समझिए कि आपने कमाए थ्रू सैलरी या बिजनेस से। अब आप उससे डेली नीड्स लेंगे, थोड़ी लग्जरी, कभी घूमने जाएंगे और वो पैसे आप पर खर्च करेंगे। इसका मतलब है कि पैसा घूमता रहेगा, फिर घूम फिर कर थ्रू टैक्स या कुछ और वो गवर्नमेंट के पास आ जाएगा। तब उसका एक सर्कुलर फ्लो पूरा होगा। कई बार आपने देखा होगा कि जिस सेक्टर में ज्यादा स्कोप नहीं होता वहाँ गवर्नमेंट रिबेट्स देती है, सब्सिडी देती है, टैक्स बेनिफिट्स, इजी लोन देती है, ताकि वहाँ भी पैसे का फ्लो बना रहे। इससे हम समझ सकते हैं कि जो पैसा है उसका बेसिक नेचर ही सर्कुलर है, यानी वो घूम फिर कर आपके पास आना चाहिए, जिससे वैल्यू भी क्रिएट होगी। और इसका बेस्ट एग्जांपल है कि कोई भी अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट मींस अगर आपको लगे या कभी क्वेश्चन आए कि कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या एक समय के बाद अच्छा पैसा कमा के रुक जाना चाहिए, तो ये बात गलत है। इससे आप पैसों का सर्कुलर फ्लो डिस्टर्ब करेंगे। इसलिए ऐसा कहा जाता है आज तक कोई बस पैसा बचाकर अमीर नहीं बन सका, क्योंकि एक लिमिट के बाद सेविंग्स भी ठीक नहीं है। आपको इस सर्कुलर एक्टिविटी में जितना हो सके अपने रिस्क के हिसाब से पार्ट लेना ही चाहिए। मनी के इस नेचर से ही आप अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुनते होंगे कि पैसा ही पैसे को खींचता है। तो आप आज इस बात का लॉजिक जान गए होंगे कि क्यों पैसा ही पैसे को खींचता है। पैसे के बिना वैल्यू या बिना पैसे के नहीं बन सकती। अगर ऐसा होता तो गवर्नमेंट जब मन होता तब प्रिंटिंग प्रेस में जाकर पैसे प्रिंट कर लेती। हम सभी लोगों को एक बार कोई भी रूल या फॉर्मूला बनाने से पहले सेल्फ एनालिसिस कर लेना चाहिए कि हम किस टाइप की पर्सनैलिटी हैं। जैसे 2 टाइप के लोग होते हैं। एक वो लोग जिनका काफी खुला हाथ होता है, यानी वो लोग जहाँ 100 रुपए खर्च करना होते हैं वो 200 कर देते हैं, और वो ज्यादा सोचना पसंद भी नहीं करते। एक्चुअली इतना भी फ्री होना ठीक नहीं है। और कुछ लोग होते हैं ऐसे जो बहुत ज्यादा ओवरथिंक करते हैं, काफी सोचते हैं और कई बार वो हाथ से अच्छी अपॉर्चुनिटी भी खो देते हैं। इसमें गलत बस इतना है कि बाद में उन्हें रिग्रेट रहता है कि काश ऐसा कर दिया होता, काश वो घर तब खरीद लिया होता। इसलिए मनी मैनेजमेंट कोई आपको कितना भी सिखाए, आपकी पर्सनैलिटी इन सबसे बड़ी है। वही आपका बेस है और वही आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी डिसाइड करती है।